नमस्कार। इससे पहले हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे थे और उसी से आगे आज हम उससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल है, यदि कोई कण अनंत दूरी से विरामावस्था से पृथ्वी तल पर गिरता है तो पृथ्वी तल पर तथा पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचने में उसका वेग ज्ञात कीजिए। यानी कि वो पृथ्वी की सतह के बाहर से अनंत दूरी से पृथ्वी तल पर आ रहा है। चलिए इसको सरल करते हैं। यहाँ हमने एक पृथ्वी बनाई हुई है और एक बाहर मतलब केंद्र बिंदु जिसका O है बल केंद्र, और हम बताएंगे कि वो अनंत दूरी से जब पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र O से x दूरी पर पृथ्वी के तल के ऊपर स्थित हमने कोई बिंदु P ले लिया, यानी कि पृथ्वी के तल के बाहर जब कण अनंत दूरी से गिर रहा है तो किसी समय पर उसकी पोजीशन जो है वो P है। तो इस बिंदु P पर कण की गति का समीकरण होगा d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस μ/x², क्योंकि पृथ्वी की सतह के बाहर से ये आ रहा है। तो पृथ्वी की सतह के बाहर से जब कोई कण पृथ्वी की ओर आता है तो कण का त्वरण जो है वो केंद्र से उस कण की दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के समानुपाती होता है। तो d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस μ/x²। लेकिन पृथ्वी के तल पर हमें पता है कि जो x है वो पृथ्वी के तल पर कहीं पर भी जो है x दूरी वो r के बराबर होगी, और d2x/dt² यानी कि त्वरण जो है पृथ्वी की सतह पर क्या होता है g के बराबर, ग्रेविटेशन के बराबर, और ये माइनस में होगा क्योंकि वो नीचे की ओर लगेगा। ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों मान हम एक में रखेंगे, समीकरण एक में। तो हमें पता है μ/r² इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा g। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई g/r²। अब ये म्यू की वैल्यू को हम समीकरण एक में रख देंगे। तो जैसे हमने समीकरण एक में रखा तो हमारे पास की वैल्यू आ गई d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस gr²/x², और d2x/dt² को हमने लिख दिया vdv/dx इज इक्वल टू आगे माइनस gr²/x²। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, अलग अलग टर्म्स को अलग अलग तरफ ले जाएंगे दोनों साइड, और हम फिर इसे इंटीग्रेट जब करेंगे तो हमारे पास v² इज इक्वल टू 2gr²/x प्लस c1 ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ c1 कांस्टेंट है तो इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। प्रारंभ में हमें पता है कि कण अनंत दूरी से आ रहा है, इसका मतलब x अनंत है, x इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। और जब कण अनंत दूरी से आ रहा था तो स्टार्टिंग में जो है वो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 होगी। तो ये दोनों मान जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू c1 इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगी। तो v1² बराबर हो गया हमारे पास 2gr²/x, यानी कि किसी बिंदु P पर जब कण पृथ्वी पर बाहर की ओर से अनंत दूरी से आ रहा है तो किसी समय पर उसकी पोजीशन P थी, यानी कि उस बिंदु P पर जो वेग है वो क्या आ गया हमारे पास √2gr²/x। अब पृथ्वी के तल पर कण का वेग क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी के तल पर x r के बराबर होता है, इसलिए हम इस पर x की वैल्यू r रख देंगे। तो जैसे ही हम r रखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त होती है पृथ्वी के तल पर, जो कि कण का वेग है। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब पृथ्वी के तल पर कण का वेग आ गया। अब पृथ्वी के अंदर की ओर भी हमें कण का वेग निकालना है, पृथ्वी की सतह के अंदर किसी बिंदु पर। तो अगर पृथ्वी तल के बिंदु S जो तल पर है उसके नीचे भी अगर कण पृथ्वी के अंदर जो है जा सकता है, हम ये मान लेते हैं, तो जैसे ही वो पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेगा तो उस पर, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो है उस पर आकर्षण बल लगेगा और वो केंद्र से दूरी के समानुपाती होगा। ये हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। तो जैसे कि हम पृथ्वी के अंदर जाएगा तो उस पर आकर्षण बल लगेगा जो केंद्र से दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा। अतः पृथ्वी के धरातल के अंदर केंद्र से x दूरी पर हमने कोई बिंदु Q मान लिया, जो कि पृथ्वी के धरातल के तल के अंदर है, केंद्र O से x दूरी पर है वो बिंदु Q। तो इस बिंदु पर कण की गति का समीकरण जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहला d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस λx। माइनस में इसलिए क्योंकि वो केंद्र की ओर जा रहा है, x के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जा रहा। और पृथ्वी तल पर जैसा कि हमने अभी पढ़ा था x r के बराबर है और d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस g। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो g बराबर λr आएगा और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू g/r आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रख देंगे तो क्या आएगा d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस gx/r। d2x/dt² को हमने लिख दिया vdv/dx और इक्वल हमारे पास है माइनस gx/r।
अब हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया टर्म्स को, वी डी वी इज इक्वल टू -2 -g/r(x)dx। तो इंटीग्रेट करने पर हमारे पास ये आ जाएगा v² इज इक्वल टू -gx²/r+c2। अब इसके लिए इनिशियल कंडीशन लगानी है, तो इनिशियली जब कण पृथ्वी के तल पर है, क्योंकि पृथ्वी तल पर हमने कण का वेग निकाल लिया था, पृथ्वी के तल पर अब कण का जो वेग है वो है v² इज इक्वल टू 2gr प्रारंभ में, और x है r हमें पता है। तो ये दोनों वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास c2 यानी कि ये हमारे पास c2 की वैल्यू आएगी, यहाँ हमने b लिख दिया है, ये c2 है, c2 बराबर क्या आ जाएगा 3gr। तो ये वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो हमारे पास v² इज इक्वल टू -gx²/r+3gr ये आ गया, और v का मान ये आ जाएगा हमारे पास v² बराबर ये आ गया। अब यहाँ से पृथ्वी के तल के अंदर किसी बिंदु पर ये क्या है, हमारे पास कण का वेग है, और कण पृथ्वी के केंद्र पर जब पहुँचेगा, तो केंद्र पर पहुँचने के लिए जो दूरी x है, ये केंद्र पर कब पहुँचेगा कण, जब वो दूरी x 0 होती जाएगी, कम होते होते 0 हो जाएगी। तो इसमें x बराबर 0 जब हम रखेंगे तो कण का वेग क्या आ जाएगा, केवल √3gr। देखिए यहाँ पर ये v² बराबर 3gr - g/r(x²) है, तो x बराबर 0 रखते ही v² इज इक्वल टू 3gr हो जाएगा यहाँ से, और v बराबर √3gr। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। एक कण किसी स्थिर बिंदु x बराबर a से विरामावस्था से रवाना होकर x अक्ष की दिशा में चलता है। x बराबर a से विरामावस्था से x अक्ष की दिशा में चलता है और गति के प्रारंभ में t1 समय तक तो इस पर आकर्षण बल -μx त्वरण उत्पन्न करता है, और उसके बाद t2 समय तक प्रतिकर्षण बल μx मंदन उत्पन्न करता है। यदि इस अंतराल के बाद कण मूल बिंदु पर हो तो हमें सिद्ध करना है tan t1√μ प्लस tan हाइपरबोलिक t2√μ इज इक्वल टू 1। तो हमने एक सरल रेखा बना दी है यहाँ पर, जिस पर जो है कण मूव कर रहा है x बराबर a से, ये o हमारे पास क्या मूल बिंदु है, और o से a दूरी पर स्थित जो है स्थिर बिंदु a है, जहाँ से कण गति प्रारंभ करता है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो a से कण रवाना हो रहा है, तो पहली आधी दूरी तक तो जैसा कि सवाल में दिया गया है t1 समय तक, तो वो आधी दूरी नहीं, t1 समय तक तो उस पर आकर्षण बल जो है -μx लगता है, और उसके बाद जैसा कि सवाल में दिया गया है, हम आगे देखेंगे। तो o से a दूरी पर स्थित बिंदु a से कण स्टार्ट करता है चलना, और t1 समय के पश्चात वो क्या है, बिंदु b पर पहुंच जाता है। अब उसके बाद t2 समय पर, उसके आगे जो है t2 समय बाद वह मूल बिंदु o पर पहुंचता है। यही क्वेश्चन में दिया गया। अब हमने मान लिया o से b तक की दूरी कितनी है, स्मॉल b, OB इज इक्वल टू स्मॉल b। अब a से b के मध्य किसी बिंदु p पर हमने, क्योंकि पहले a से b तक वो जा रहा t1 समय में, तो a से b के बीच में हमने एक बिंदु p ले लिया, कण की पोजीशन जो है वो p बिंदु पर है। तो a से b के मध्य बिंदु p पर कण की गति का समीकरण क्या हो जाएगा, d2x/dt² इज इक्वल टू -μx, क्योंकि इस समय उस पर आकर्षण बल -μx लग रहा है, सवाल में दिया गया है। इसे हमने समीकरण 1 नंबर दे दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इज इक्वल टू a cos √μt प्लस b sin √μt, जहाँ a और b कांस्टेंट है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो dx/dt बराबर ये आ जाएगा हमारे पास। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब इनिशियली चूंकि कण a से चलना स्टार्ट कर रहा है, इसलिए a पर t बराबर 0 है, x बराबर a है, और dx/dt यानी कि वेलोसिटी इनिशियली वो क्या है, 0 है। ये वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास b की वैल्यू, a की वैल्यू स्मॉल a आएगी, और इक्वेशन नंबर 3 से जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास हो जाएगा x बराबर a cos √μt, और वेलोसिटी जो है वो समीकरण नंबर 3 से हमारे पास हो जाएगी v इज इक्वल टू dx/dt यानी कि -a√μ sin √μt। ये हमारे पास कण की स्थिति और वेग आ गया। अब बिंदु b पर कण है, तो बिंदु b पर जो है x बराबर हमने माना है b है, और t बराबर t1 है। तो समीकरण 4 से
ये देखिए यहाँ समीकरण 4 है। इससे x का मान जो है वो हमारे पास b रख दिया, b बराबर a cos रूट म्यू टी। अब बिंदु b पर हमने मान लिया कण का वेग अगर v b है, तो समीकरण 5 से, ये देखिए समीकरण 5 है, यहाँ से कण का वेग अगर बिंदु b पर v b है तो v b बराबर माइनस a रूट म्यू साइन रूट म्यू, और यहाँ आ जाएगा t1। ठीक है, ऐसा कैसा हमने लिख दिया। अब B से O के बीच में कण जाएगा, B से O के बीच हमने किसी बिंदु को मान लिया कि Q है कण की स्थिति, वहाँ पर कण की गति का समीकरण d2x/dt² इज इक्वल टू म्यू एक्स होगा, क्योंकि इस समय उस पर रिटार्डेशन यानी कि मंदन बल कार्य कर रहा है म्यू एक्स। तो d2x/dt² इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है म्यू एक्स, इसे इक्वेशन नंबर 6 कह दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका सोल्यूशन जो होगा x इज इक्वल टू सी कॉस रूट म्यू टी प्लस डी साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, इसे इक्वेशन नंबर 7 कह दिया। इसी तरह से हमने इसको डिफरेंशिएट किया जैसे पहले किया था टी के रेस्पेक्ट में। तो dx/dt इज इक्वल टू सी रूट म्यू हाइपरबोलिक सी रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस डी रूट म्यू कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, इसे इक्वेशन नंबर 8 दे दिया। अब बी से कौन चल रहा है, बी तक तो पहुंच गया था, बी से चल रहा है, तो बी पर इनिशियल कंडीशन में टी की वैल्यू 0 है, एक्स बराबर बी है हमें पता है, और बी पर कण का वेग वी बी जो कि हमने अभी लिखा है माइनस ए रूट म्यू साइन रूट म्यू t1। ये प्रारंभिक शर्त है। जब हम समीकरण 7 और 8 में रखेंगे तो 7 से तो हमारे को बी इज इक्वल टू सी प्राप्त होगा, और 8 से हमारे पास माइनस ए साइन रूट म्यू t1 बराबर डी पे मिलेगा। तो सी और डी की वैल्यू हमें मिल गई। ये दोनों हम समीकरण 7 में रखेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। यहाँ एक्स बराबर आ गया हमारे पास बी कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस माइनस ए साइन रूट म्यू t1 प्लस गुणा साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। ये हमारे पास कण की स्थिति एक्स बराबर दिया गया। अब चूंकि इस अंतराल के बाद सवाल में दिया है कण मूल बिंदु पर पहुंच जाता है, तो कण मूल बिंदु पर पहुंच जाता है, इसके लिए क्या होना चाहिए, x बराबर 0, और b से o तक आ रहा कण तो उस समय t बराबर क्या है t2। तो ये मान जब हम इसमें रखेंगे x की वैल्यू 0, t बराबर t2, तो ये हमने ये जो समीकरण है इसमें x बराबर 0 रख दिया और t बराबर t2 रख दिया, तो हमारे पास ये आ गया। इसे हमने अलग माइनस दोनों इस तरफ ले गए तो बी कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू t2 इज इक्वल टू ए साइन रूट म्यू t1 गुणा साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू t2। बी की वैल्यू अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखी थी, बी की वैल्यू जो है वो ए कॉस रूट म्यू t1 रख दी हमने, t2 जो है और कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू t2 ये ऐसा कैसा रख दिया, और ये राइट हैंड साइड जो है एज इट इज़ हमने लिख दी। तो अब इसको जैसे ही हम इधर उधर सेपरेट करेंगे तो हमारे पास tan रूट म्यू t1 गुणा tan हाइपरबोलिक रूट म्यू t2 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास प्राप्त होगा, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।